नमस्कार साथियों, आज पुनः पहल के पेज पर, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज भारतीय राज्य व्यवस्था के क्लास में आज हम संविधान के विशिष्ट लक्षणों की चर्चा करेंगे कि आखिर में ऐसी क्या बात है भारत के संविधान में कि जो भारत के संविधान को विशिष्ट बनाता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि संविधान के विशिष्ट लक्षण कहाँ कहाँ से लिए गए या किन किन देशों से किन किन विशिष्टताओं को लेकर भारत के संविधान में शामिल किया गया है। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं कि विशिष्ट लक्षणों में कि विभिन्न जो विशिष्ट लक्षण भारत के संविधान का है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा, कि हम किन किन स्रोतों से यह प्रेरणा पाए कि भारत के संविधान में इन सब चीज़ों का जिक्र होना चाहिए। तो अगर हम देखें कि स्रोत की अगर हम बात करें तो इसको हम कुछ बिंदुओं में देखेंगे तो देखिए कि विभिन्न स्रोत मतलब साफ है कि कहां कहां से हमारे संविधान में विशिष्ट लक्षण आए हैं। अगर इसकी हम चर्चा करें तो हम देख पाएंगे कि विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों के संविधान के अध्ययन के पश्चात भारत के संविधान निर्माताओं ने उस संविधान के उन संविधानों के विशिष्टताओं को लेकर भारत के संविधान में शामिल किया है। यह हो सकता है, एक हिसाब से कहा जाए, यह एक आरोप के तौर पर भी देखा जा सकता है कि यह हम किसी देश के संविधान से एक उधार के रूप में लिया है या उस संविधान से कॉपी किया है। लेकिन यह कहना उचित बिल्कुल नहीं है कि अगर हम किसी देश के संविधान से विशिष्ट चीज़ों को लेकर अपने देश के संविधान में डाला है तो निश्चित रूप से यह हमारे देश के संविधान का विशिष्ट पहलू है और यह हमारे संविधान को अन्य देशों के साथ, अन्य देशों के संविधान से अलग करता है। क्योंकि किसी देश की विशिष्ट बात को, कई देशों के विशिष्ट बातों को एक ही देश के संविधान में शामिल करने का मतलब ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश का संविधान अन्य देशों के संविधान के विशिष्टताओं को लेकर बना हुआ है और यही संविधान के विशिष्ट लक्षण है। ये विशिष्ट लक्षण है। तो स्रोत के रूप में अगर हम देखें कि विभिन्न देशों के सर्वोत्तम लक्षणों को लेकर हम भारत के संविधान में शामिल किया है हम लोगों ने, तो ये बहुत सुंदर संविधान की रचना करने के लिए सार्थक रूप से हम संविधान को विशिष्ट बना पाए हैं। साथ में कई लोग इसको, जब संविधान निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा के मेंबर ने भी कहा था कि यह दूसरे देशों से संविधान की विशिष्टताओं को लेकर आना यह हमारे दास मनोवृत्ति का परिचायक है। अगर किसी चीज को, किसी देश के संविधान से विशिष्ट चीजों को अगर हम लाए हैं, इसको दास्ता कहना उचित नहीं लगता है। खैर एक मेंबर की अपनी अपनी सोच होती है, किस सोच के साथ वो कहे होंगे, लेकिन इसको हम दास मनोवृत्ति बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है क्योंकि किसी देश की विशेष बातों को हम अपने संविधान में जगह दे पाए हैं। किसी ने इस पर एक और बात कहा कि बड़ा सुंदर पैबंद लगाया गया है कि अगर हम भारत के संविधान में दूसरे देश के संविधानों को, लक्षणों को अगर लाए हैं तो अगर किसी ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि एक पैबंद है, कई देशों के संविधान के लक्षणों को लाकर एक जगह जोड़ देना एक पैबंद का काम है, तो हम लोग का मानना है, मेरा मानना है कि बहुत सुंदर पैबंद है क्योंकि यह पैबंद भारत के संविधान को एक नए स्वरूप में देखता है, एक नया आकार देता है। यही कारण है कि भारत विश्व के संविधानों में सबसे विशिष्ट लक्षण रखने वाला, सबसे व्यापक संविधान, सबसे लिखित रूप से सबसे व्यापक संविधान के रूप में आज भी भारत के संविधान के रूप में यह उपस्थित है। दूसरा चीज अगर हम देखें कि सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका अगर लक्षण का मतलब विशेषताओं से भी अगर लें तो ये दुनिया का सबसे व्यापक और बड़ा संविधान है। बड़ा या व्यापक,
अब बड़ा और व्यापक का आशय क्या हो सकता है कि बड़ा से आशय है कि आकार में बड़ा, इसका मतलब ये अपने उपबंधों में बहुत बड़ा है। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 395 अनुच्छेद का होना ही अपने आप में इतनी इसके व्यापकता का इसको व्यापक बनाने का काम करता है, क्योंकि अगर विश्व के तमाम संविधानों को एक साथ मिला दिया जाए तो उन सारे संविधानों के अंदर सारे अनुच्छेदों को जोड़ा जाए तो निश्चित रूप से भारत के संविधान के 395 अनुच्छेद से कम ठहरते हैं। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि भारत का संविधान अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। इस पर किसी तरह की कोई विवाद होने की संभावना ही नहीं है इसकी व्यापकता को लेकर। कि जब मूल संविधान बना था तो 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे। वर्तमान में अगर अनुच्छेदों की हम चर्चा करें तो 470 अनुच्छेद से भी ज्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं इसमें संशोधनों के माध्यम से, और जो 8 अनुसूचियां हुआ करती थी वो 12 अनुसूची हो चुकी हैं। तो यह व्यापकता आज भी बरकरार है। आने वाले समय में संविधान संशोधनों के माध्यम से इसमें तरह तरह के उपबंध जोड़े जाते हैं और यह अपने व्यापक स्वरूप को और बढ़ाता जा रहा है। ये नहीं कह सकते कि लिखित संविधान और व्यापक के रूप में उसी समय था, बल्कि आज भी अपने इस व्यापकता के स्वरूप को यह अपने अंदर समाहित किया हुआ है। अब सबसे लंबा संविधान, अच्छा सबसे लंबा संविधान का कारण क्या क्या है? अगर हम इसके कारणों की चर्चा करें तो बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य बिंदुओं की हम बात कर लें कि क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहला चीज है कि विभिन्न देशों के संविधान के विशिष्ट लक्षण लिए गए हैं। अर्थात क्या हुआ कि विभिन्न देशों के संविधान के विशिष्ट लक्षणों को भारत के संविधान में जगह देने के कारण भी यह एक लंबा संविधान बना, ये बहुत व्यापक संविधान बना। इसके अलावा अगर हम बात करें और भी 1935 के भारत शासन अधिनियम की अगर हम बात करें कि 1935 का भारत शासन अधिनियम ही अपने आप में व्यापक था, और उसके व्यापक होने के साथ साथ 1935 के इस अधिनियम को अंशतः अधिकांश हिस्से को भारत के संविधान सभा ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, और इसीलिए भारत का संविधान और व्यापक हो जाता है। तो दो कारण हम देखें। तीसरी बात अगर हम देखें कि इसमें जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 एक विशेष दर्जा देता था इसको। हालांकि यह संशोधन हो चुका है भारत के संविधान में और 370 धारा को हटा दिया गया, अनुच्छेद को हटा दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर की स्थिति पहले वाले जम्मू कश्मीर की स्थिति की तरह बिल्कुल नहीं है, लेकिन यह जिस समय का प्रावधान है उस समय निश्चित रूप से भारत के संविधान को और बड़ा आकार देने का काम किया था। साथ में इसके अलावा हम देखें कि अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, अर्थात कि अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में भारत के संविधान में बहुत ही व्यापक चर्चा की गई है और ये अनुच्छेद 371 के अंतर्गत हुई है। अगर हम एक अनुच्छेद की बात करें कि अनुच्छेद तो एक ही है, लेकिन इसके उपबंध इसका इतना विस्तार किया गया है कि विस्तार के कारण भारत का संविधान और व्यापक हो जाता है। ऐसे बहुत से कारण है। इसके साथ में एक और हम कारण की बात करें कि 42वें संविधान संशोधन में बहुत सी बातें भारत के संविधान में जो नहीं थी वो जोड़ी गई। जैसे अगर कहा जाए कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में ही अगर देखा जाए कि समाजवादी शब्द, पदनिरपेक्षता शब्द, साथ में राष्ट्रीय एकता तो था ही, अखंडता जोड़ा गया,
ऐसे शब्द केवल प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। साथ ही साथ इसी समय मूल कर्तव्यों का एक पूरा अध्याय अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया। यह इसका मतलब हुआ कि मौलिक रूप से संविधान तो हमारा व्यापक था ही, बड़ा था ही, बल्कि समय समय पर संशोधनों के माध्यम से हमारे संविधान को और बड़ा बनाया गया। तो ये इसके कारण है कि अगर हम देखें कि बड़ा है, व्यापक है, विशिष्ट लक्षणों में इनके कारण बन सकते हैं। इतने कारण और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण है कि इन कारणों के कारण भारत का संविधान और व्यापक बना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम तीसरे पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ें तो देखेंगे एक चीज इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि जो स्रोत ऊपर स्रोत देख रहे थे, इस स्रोत के अंतर्गत हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर में ऐसी क्या क्या चीजें थी कि जो दूसरे देशों के संविधान से भारत के संविधान में शामिल किया गया। अगर आप देखें कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मूल अधिकार। अगर हम मूल अधिकार की बात करें, तो मूल अधिकार, जैसे मूल अधिकार का जिक्र आता है तो याद करिए कि ये मूल अधिकार सबसे पहले अमेरिका के संविधान में दिया गया था। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में पहला लिखित संविधान अमेरिका का था और अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार का जिक्र बहुत व्यापक स्तर पर हुआ है। और इसी मूल अधिकार की संकल्पना हम अमेरिका के संविधान से लेकर आए हैं भारत के लिए। और यह कितना इंपॉर्टेंट है, जब इसका अध्याय मूल अधिकार के अध्याय पर हम चर्चा करेंगे तो मालूम होगा कि मूल अधिकार कितना महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे लिए है। इसके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर ही नहीं सकता। इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और ये कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था यूएसए, यानी कि इसको हम कहें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अर्थात ये अमेरिका से लिया गया था। दूसरा चीज मूल अधिकार के बाद अगर हम बात करें कि संसदीय शासन प्रणाली, मैं पहले कहा कि 1935 का भारत शासन अधिनियम, जब ब्रिटेन का हमने भारत के संविधान में अधिकांश हिस्सा इसका स्वीकार कर लिया है, तो संसदीय शासन प्रणाली भी इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम का हिस्सा था। और यह चूंकि अलग अगर प्रश्न पूछता है इस पर कि संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा संसदीय शासन प्रणाली हमने कहां से लिया? यूके, यूनाइटेड किंगडम, अर्थात इंग्लैंड या ब्रिटेन से लिया गया है। तो 2 महत्वपूर्ण बातें यहां पर हो गई। तीसरा चीज कि मूल अधिकार के साथ अगर हम एक बात और कर लें, इसको कहते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब हुआ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत। इसको कहां से लिया गया है? तो हम देखेंगे कि इस चीज को हम लोग आयरलैंड के संविधान से इसको हमने लिया है। कि इसका मतलब हुआ कि हमने मौलिक अधिकार तो लिया यूएसए से, अमेरिका से, और आयरलैंड के संविधान से हमने लिया नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व। चूंकि ये बड़ा अध्याय है, इन सभी पॉइंट्स पे हमको बात करना है कि अलग अलग वीडियो में, तो इस पर हम पूरी तरह चर्चा करेंगे कि क्या चीज है, क्यों महत्वपूर्ण है, अगर लिया गया तो इसका तात्पर्य क्या है। आखिर में कोई ऐसा महत्वपूर्ण नहीं होता तो भारत के संविधान में इसको शामिल करने का कोई प्रश्न ही नहीं था, लेकिन है तो इस पर चर्चा करनी जरूरी है। अब और देखिए क्या क्या है। अगर इसके बाद हम बात करें कि आपातकाल का प्रावधान जो है, याद है भारत में एक बार आपात लग चुका है, लेकिन आपातकाल का प्रावधान लिया कहां से गया है? तो जर्मनी के संविधान से हम लोग आपातकाल के पूरे प्रावधान को उठाया, हमने भारत के संविधान में शामिल किया गया है। साथ में ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, जब संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का जिक्र करूंगा तो उसमें बताऊंगा कि समवर्ती सूची का पूरी संकल्पना ही हमें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मिला है। क्योंकि भारत में केंद्र सूची, राज्य सूची की तो बात थी, लेकिन समवर्ती सूची की पूरी संकल्पना हम लोगों को कहां से मिली है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मिली है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था चूंकि अमेरिका में भी लागू था, लेकिन भारत की संघीय शासन व्यवस्था अमेरिका से प्रभावित न होकर कनाडा से प्रभावित है। क्योंकि कनाडा के संघीय व्यवस्था में यह स्पष्ट है कि केंद्र राज्य इतना स्वायत्त नहीं है कि सेंट्रल से अलग हो जाए, संघ से अपने आप को अलग कर ले। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, कि अवशिष्ट शक्तियां जो है वह संघ को प्रदान की गई है, न कि राज्यों को। ये चीज अगर अमेरिका के संविधान में किया जाए तो अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को भी प्राप्त है, लेकिन कनाडा की स्थिति को हमने स्वीकार किया क्योंकि भारत की आजादी के समय भारत की स्थिति न तो अमेरिका की तरह थी
और न ही इस स्थिति में थी कि हम संघीय व्यवस्था के अमेरिका के ढांचा को अपना सकें। इसलिए क्योंकि भारत खुद स्वयं उस समय विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था। 522 रियासत तो संविधान सभा बनते बनते आज़ादी, मतलब जब संविधान का लागू होने का समय आ रहा था, उन्होंने स्वतः हमारे यहाँ शामिल हो गए, भारत में स्वीकार कर लिए शामिल होना। लेकिन ये बहुत बड़ा, उस समय बहुत बड़ा मुद्दा था कि इन रियासतों को भारत के साथ कैसे मिलाया जाए, या स्वतः आएंगे या इनके साथ कोई ऐसा प्रावधान किया जाए कि आ जाए। तो उस समय हमारे भारत की स्थिति थोड़ी सी अलग थी इन देशों की अपेक्षा। इसलिए हमने कनाडा का संघीय व्यवस्था को अपनाना पड़ा ताकि हम भारत को एकजुट बना कर रख पाए और रियासतों को भी भारत के साथ कर पाए। तो यह व्यवस्था, हम संघीय व्यवस्था जो हम कहाँ से लिए, कनाडा से लिए हैं। चलिए, और मूल कर्तव्य मैंने आपसे बताया कि मूल कर्तव्य की बात कर ले, मूल अधिकार के बाद। तो मूल कर्तव्य जो बात है, तो मूल कर्तव्य भी हमने इसको रूस से लिया है, यूएसएसआर से लिया है। तो इसका मतलब कि जो मेन बातें, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, डीपीएसपी, साथ में संसदीय शासन प्रणाली, आपातकाल, समवर्ती सूची, विशिष्ट लक्षण जो हैं वो हम दूसरे देशों के संविधान की विशिष्टताओं के कारण भारत के संविधान में लेकर शामिल किए हैं। ये हो गया हमारा बड़ा व्यापक स्रोत की बात हम कर लिए। अब तीसरे बिंदु पर अगर हम आते हैं तो हम देखेंगे कि भारत का संविधान के विशिष्ट लक्षण में एक लक्षण ये भी है कि बड़ा कठोर भी हो जाता है कभी कभी, और बड़ा लचीला भी हो जाता है। तो तीसरा लक्षण जो हमारा होगा वो है लक्षण, तीसरा लक्षण क्या हमारा, कि यह लचीला ऑब्लिक कठोर मतलब कि संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। लचीला के सेंस में कि भारत के संविधान में सामान्य विधायन के लिए बड़ी सामान्य प्रक्रिया रखी गई है, लेकिन कोई ऐसा विधायन जिसमें देश की एकता अखंडता का प्रश्न हो, कि नए राज्यों के निर्माण का प्रश्न हो, ऐसे प्रश्नों में, ऐसे विधायन में पूरे यह संविधान कुछ कठोर बन जाता है। संविधान के अंदर संशोधन कठोर बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत से राज्यों का समर्थन प्राप्त करना होता है, साथ ही साथ 2/3 बहुमत तो प्राप्त करना ही होता है, लेकिन कुछ सामान्य स्थिति में एक सामान्य बहुमत से भी वो विधान का निर्माण कर दिया जाता है। तो भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। यह जब संविधान संशोधन का अध्याय आएगा, अनुच्छेद 368 की जब हम लोग बात करेंगे, तो पूरी किन किन प्रावधानों पर यह संविधान सामान्य हो जाता है, सरल हो जाता है, लचीला हो जाता है, और किन किन प्रावधानों पर भारत का संविधान बहुत कठोर हो जाता है, उन सारे प्रावधानों पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल विशिष्ट लक्षणों में लचीला और कठोर होना भी एक लक्षण है। अगर हम इसको और आगे बढ़ाकर देखें तो यह संविधान का अनुपूरक विधायन, इसको मैं देखो चौथा पॉइंट पे करूं, तो यह संविधान का अनुपूरक विधायन, इसका मतलब क्या हुआ? संविधान का अनुपूरक विधान का मतलब क्या होगा? इसका आशय यह है कि अगर हम देखें कि संविधान के अनुपूरक विधान का मतलब कि बहुत से ऐसी चीजें, ऐसे अनुप्रबंध संविधान में अनुच्छेदों के माध्यम से दिया गया है, लेकिन यह अनुपूरक विधान क्या है? लेकिन उन अनुच्छेदों को इम्प्लीमेंट करने के लिए विधायन बनाने की शक्ति संसद को दिया गया है, पार्लियामेंट को दिया गया है। जैसे मान लीजिए, इसका उदाहरण लेकर हम समझते हैं कि अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत में नागरिकता से संबंधित है, और भारत में नागरिकता से संबंधित का मतलब होगा कि वह अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 यह बताता है कि भारत में नागरिकता लेने के लिए, नागरिकता छोड़ने के लिए या नागरिक बने रहने के लिए किन किन बातों का होना जरूरी है। लेकिन अनुच्छेद 11 क्या करता है? यह संसद को शक्ति देता है कि समय समय पर वह इस नागरिकता से संबंधित वह अपने विधायन बना सकता है, उसके प्रावधानों को बदल सकता है। यह संसद को पावर है, शक्ति दिया गया है। और दूसरा उदाहरण अगर हम इसको लेकर देखें तो देखिए, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अब अस्पृश्यता का अंत संविधान ने तो लिख दिया, लेकिन संविधान में लिखे जाने का
क्या मतलब? अगर उसको हम इम्प्लीमेंट न करें, उसको लागू न करें, हम यह न बताएं कि अस्पृश्यता का अंत न होने पर अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता का काम करता है, भेदभाव लोगों से करता है, तो उसको सजा क्या दी जाएगी, उस व्यक्ति के लिए दंड क्या होगा, ये कौन बताएगा? तो क्या होगा? अनुच्छेद 17 तो इसमें स्पष्ट दिया गया है, लेकिन 17 अनुच्छेद कब काम करेगा? जब अनुच्छेद 17 के लिए संसद ऐसा कानून बनाए कि यह स्पष्ट कर पाए कि अनुच्छेद 17 कितना महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 17 को कोई अगर कोई व्यक्ति इसको अपने ऊपर लागू करना चाहता है या इसके खिलाफ जाना चाहता है, तो उसको ये भय बना रहे कि ऐसा करने के बाद हमें क्या दंड मिल सकता है, हमें क्या क्या खामियां भुगतनी पड़ सकती है, हमें संविधान क्या क्या कर सकता है। तो इन सब चीजों का जो विधायक बनाता है संविधान में अनुच्छेद होने के बावजूद संसद, उसको ही हम कहते हैं संविधान का अनुपूरक विधायन। यह हमारा संविधान का एक बड़ा लक्षण है, चौथा पांचवा लक्षण है। दूसरा चीज अगर हम कहें कि अगर इस दूसरे लक्षण की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि लिखित संविधान और संसदीय संप्रभुता का समायोजन किया गया हमारे संविधान में। अब देखिए कैसे, अगर मैं इसको मैं बिठा देता हूं और इसी को आगे बढ़ाता हूं। कि अगर हम इसको देखें कि अगर इस पर मैं बात करूं कि लिखित संविधान मतलब क्या होगा कि भारत में लिखित संविधान तो ऑलरेडी है, लिखित संविधान और संसदीय प्रभुता का समायोजन। अब इसका मतलब हुआ कि भारत का संविधान लिखित है, एक कंफर्म सबको पता है, शुरुआत में ही बता दिया हमने कि संसदीय संप्रभुता, ये संसदीय संप्रभुता या प्रभुता का जो जिक्र है, सिद्धांत है, यह कहाँ मिलता है? ये यूके में मिलता है, ब्रिटेन में मिलता है। क्यों? क्योंकि विश्व की सबसे मजबूत पार्लियामेंट अगर किसी की है तो यूके की है, ब्रिटेन की है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर न्यायपालिका जैसी संस्थाएं भी संसद के खिलाफ अपील सुनने को इनकार कर देती है। बोले नहीं, संसद ने अगर कानून बनाया है तो बिल्कुल सही है, उसके खिलाफ हमें अपील सुनना ही नहीं है। तो इतना महत्वपूर्ण है। अब एक विचारक ने कहा कि ब्रिटेन की संसद इतना ज्यादा मजबूत है कि वो सिर्फ एक पुरुष को महिला नहीं बना सकती है और महिला को पुरुष नहीं बना सकती है और ना हर काम कर सकती है। तो आप इस स्टेटमेंट के माध्यम से समझ सकते हैं कि कितना मजबूत है संसद है। भारतीय संसद के लिए कभी ऐसी बात नहीं की गई है और ना ही कही जा सकती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है, लेकिन हमें जो प्रश्न समझना है, जो मुद्दा समझना है कि लिखित संविधान और संप्रभुता, संसदीय प्रभुता का समायोजन, भारत के संविधान में लिखित रूप से संसदीय संप्रभुता को बहुत ज्यादा स्वीकार नहीं किया गया है। संसद हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि संसद में ही विधायिका और कार्यपालिका का समायोजन है, संसद के अंदर ही। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट में जो विधायिका है उसी विधायिका की कुछ हिस्सा कार्यपालिका बन जाती है। अमेरिका की अगर हम चर्चा करें तो अमेरिका में विधायिका और कार्यपालिका पूरी तरह सेपरेट है, अलग है। और इन दोनों पर अंकुश रखने का काम क्या करती है? न्यायपालिका करती है। यानी न्यायपालिका इन दोनों पर नजर रखने का काम करती है। भारत में संसदीय संप्रभुता के बीच में ही कार्यपालिका और विधायिका का समायोजन है, और समायोजन यह दर्शाता है कि भारत में लोकतांत्रिक पद्धति कितनी मजबूत है कि विधायिका कार्यपालिका एक साथ काम करती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार है। अगर कार्यपालिका अपने कामों में सफल नहीं होती है तो वह विधायिका के सामने ही अपना संपूर्ण त्याग पत्र सौंप सकती है, अपने शासन सत्ता को समाप्त कर सकती है। तो यह हमारे यहाँ संसदीय प्रभुता, लिखित संविधान और संसदीय प्रभुता का समायोजन किया गया है। ये भी एक विशिष्ट लक्षण के रूप में हमारे यहाँ मिलता है। और विशिष्ट लक्षण क्या हमारे यहाँ कि एक तो मूल अधिकार का होना भी यह संविधान का विशिष्ट लक्षण है। अभी मैंने शुरुआत में कहा कि मूल अधिकार कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। और इस मूल अधिकार के जो सबसे विशिष्ट लक्षण क्या है वो यह है कि इसी में संवैधानिक उपचारों
का अधिकार है। अब ये क्या चीज है? अब क्योंकि भारत के संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई थी और 7 मौलिक अधिकार, लेकिन इसको एक संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और समाप्त करने के बाद क्या हुआ कि इसके पास टोटल 6 मौलिक अधिकार बचे। अब 6 मौलिक अधिकार में 5 मौलिक अधिकार, इसका मतलब 5+1 अगर किया जाए तो ये मौलिक अधिकार क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसका मतलब क्या हुआ? 5 मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी एक मौलिक अधिकार प्राप्त था हम लोग को। ये विशिष्ट लक्षण है। अगर हम केवल मौलिक अधिकार की चर्चा कहते कि हमारे अच्छे मौलिक अधिकार हैं और मौलिक अधिकार वाले बहुत महत्वपूर्ण है, तो सब बात सही है, लेकिन विशिष्ट लक्षण क्या है कि हमारे 6 मौलिक अधिकार में 5 मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए 6वां मौलिक अधिकार अपने आप मौलिक अधिकार के रूप में हमें प्राप्त है, जो इन 5 की रक्षा करता है। तो 5 की रक्षा कैसे करता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो है, इसमें यह पूरी भूमिका हमारे यहाँ न्यायपालिका उठाती है कि न्यायपालिका के शरण में हम जा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन कोई व्यक्ति, कोई संस्था, सरकार, राज्य कोई भी करता है, तो उस स्थिति में व्यक्ति को अधिकार है कि वो एक जो मौलिक अधिकार उसके पास बचा हुआ है, तो वो अनुच्छेद 32 के तहत उस मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए वह संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। और ये प्रयोग करेगा तो क्या करेगा कि अनुच्छेद 32 के तहत यह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि सीधे, अगर हम जब न्यायपालिका पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो प्रारंभिक अधिकारिता है, इसका मतलब कि किन किन बातों को लेकर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, किन किन बातों को लेकर हम डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना होगा कि इनके सारे अधिकार क्षेत्रों में हमारे मौलिक अधिकार के हनन होने पर भी हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये हमारे लिए भी एक अधिकार ही है कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। किसके अंतर्गत? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत। दूसरा चीज कि अगर हम अनुच्छेद 226 का जिक्र करें तो हम सीधे हाई कोर्ट, मतलब कि हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है, किन के कारण, और व्यक्ति को डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए समस्याएं बहुत सी आती हैं। सुप्रीम कोर्ट का खर्चा वहन करना बड़ा मुश्किल समस्या आज के समय में, और वकीलों की फीस वहन करना बड़ा मुश्किल समस्या है। हाई कोर्ट में समस्याएं हैं, लेकिन क्योंकि यह अधिकार हमें मिला हुआ है तो निश्चित रूप से कि हमारे मौलिक अधिकारों के संरक्षण के काम आता है। ठीक। अब हम बात करें कि अगर संवैधानिक उपचारों के अधिकार विशिष्ट लक्षण है तो किन बातों के कारण विशिष्ट लक्षण है। अगर हम इसको देखें तो आप देखेंगे कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका 5 तरह की रीट जारी करती है और ये 5 तरीके के रीट के माध्यम से ही ये हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा कर पाती है। रीट क्या क्या है? सबसे पहला रीट है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। अर्थात क्या हुआ इसका कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगर किसी व्यक्ति को किसी आरोप में बंदी बना लिया गया है तो यह न्यायपालिका सीधे आदेश देती है कि भैया इनको बंदी बनाया तो ठीक है, लेकिन 24 घंटे के अंदर किसी न किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करो ताकि वो डिसाइड कर पाए कि जब जिस आरोप में इनको बंदी बनाए हैं वह आरोप उचित है या अनुचित है, सही है या गलत है। अगर सही है तो ठीक है, और न तत्काल प्रभाव से इनको रिहा कर दिया जाए। दूसरा चीज रीट, और दूसरा रीट क्या है? दूसरा के परमादेश कि हम आदेश देते हैं कि आपने काम कैसे कर दिया। हम सीधे हमें आदेश देते हैं कि आपने काम कैसे कर दिया, ये काम गलत है, इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। कि कोई चीज के लिए आदेश देना कि आदेशात्मक स्वरूप प्रदान करता है यह रीट हमें, कि हमें किसी चीज को डायरेक्ट रोकना हो, उस पर आदेश देना हो, तो परमादेश के माध्यम से भारत की न्यायपालिकाएं मौलिक अधिकार का संरक्षण करती हैं, उसके हनन को रोकती है। तीसरा और चौथा प्रतिषेध और उत्प्रेषण। तो ऐसे जो रीट है
यह रीट जो है, यह रीट या ये जो रीट है, यह न्यायपालिका अपने अधीनस्थ न्यायपालिकाओं को देती है। मतलब अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, इसका मतलब कि 3 ऐसे रीट हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार परीक्षा, कि जो न्यायपालिका व्यक्ति को, संस्थाओं को या राज्य को दे सकती है। लेकिन 2 तरीके के जो रीट हैं, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, यह सिर्फ न्यायपालिका अपने अधीनस्थ न्यायालयों को देती है। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को यह संदेह हो जाए कि इस न्यायालय में हमारे वादी का या वाद का सही से निपटारा नहीं किया जा सकता, या उसको संशय हो जाए कि यहाँ की न्यायपालिका करप्ट है या कहीं न किसी माध्यम से झुकाव दूसरे पक्ष को लेकर है, यानी वो स्वतंत्र रूप से न्याय देने में सक्षम नहीं है, तो यह अपने मौलिक अधिकार के तहत जब यहाँ पर जाएगा तो न्यायपालिका क्या कहेगी? न्यायपालिका कहेगी तत्काल प्रभाव से उस केस को बंद कर दिया जाए, उसको रोक दिया जाए, उस केस को बंद किया जाए, रोक देना, तुरंत रोक देना उसको। दूसरा चीज उत्प्रेषण, कि अगर कहीं किसी का केस चल रहा हो, उस व्यक्ति को संशय है कि यह केस हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, जगह उपयुक्त नहीं है, तो उत्प्रेषण के माध्यम से न्यायपालिकाएं उस केस का हस्तांतरण करवा सकती हैं या कह सकती हैं कि आपकी सीमा से बाहर की चीज है, ऐसे केस को आप हमारे यहाँ भेज दो और दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर कर दो। इसका मतलब कि 2 रीट न्यायपालिका की, एक जगह सीधे आदेश देता है इसको बंद करो, तुम नहीं कर सकते, दूसरी जगह क्या कहता है कि उत्प्रेषण के माध्यम से कि या आप इसका हस्तांतरण कर दीजिए या आपकी सीमा में नहीं है। 2 तरीके के रीट न्यायपालिका अपने लिए निकालती है, अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए निकालती है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है मौलिक अधिकार में। इस अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर, जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के चेयरमैन थे और संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था। संविधान सभा के अध्याय में हम लोगों ने इस पर बहुत चर्चा किया कि आखिर अंबेडकर ऐसी क्या बात थी जो संविधान सभा में इनका होना जरूरी था। तो अंबेडकर ने स्वयं कहा है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या है, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं कहूंगा कि भारत की हृदय, अनुच्छेद 32 भारत की आत्मा है। मतलब कि भारत के संविधान की आत्मा है, अर्थात किसी शरीर में आत्मा का महत्व क्या होता है, यह संविधान के लिए अनुच्छेद 32 वही भूमिका में काम करती है। तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यह इसलिए यह भारत के संविधान के विशिष्ट लक्षणों में शामिल होता है। इसको हम अगर समझ पा रहे हैं, क्योंकि चूंकि इन सब बातों का जिक्र हम फिर दोबारा करेंगे मौलिक अधिकार वाले क्लास में, तो अभी तक इतना समझने के स्तर पर देखा जाए। आगे फिर इस पर हम एक बार चर्चा करेंगे, थोड़ा इसके बैकग्राउंड पर जाएंगे, इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों को लेकर आएंगे, फिर इसको हम समझेंगे तो और आसानी से इसको हम समझ पाएंगे ऐसा क्यों किया गया। दूसरा चीज हम करें कि भारत के संविधान के विशिष्ट लक्षण में एक लक्षण ये भी है कि यह समानता पर बात करता है, समानता की बात करता है, समानता की बात करता है। अब जरा देखिए कि चूंकि प्रस्तावना वाले अध्याय में हम लोगों ने देखा था कि प्रस्तावना में ही समानता की बात है, इसका मतलब कि उद्देश्य ही हमारे समानता को लेकर चल रहा है, और जो उद्देश्य समानता को लेकर चलेगा तो निश्चित रूप से इसमें क्या चीजें निकल कर आएंगी कि ये समानता किस स्तर पर, क्योंकि मैं उस दिन भी आपसे थोड़ा चर्चा किया था कि ऐतिहासिक काल से भारत में सामाजिक व्यवस्था जो थी वो बड़ी अलग तरीके की थी, जाति बड़ के आधार पर आधारित थी। पहले बड़ के आधार पर आधारित थी और बड़ जो था वो जातियों के आधार पर आधारित था। समस्या इसमें यह थी कि समाज के कुछ वर्ग, कुछ वर्ण, कुछ जातियां तो समाज में हमेशा शक्तिशाली बनी रहे, प्रभुत्व की श्रेणी में रहे, लेकिन कुछ ही उसी का एक वर्ग जिसको हम शूद्र की कैटेगरी में रखते हैं, वो शूद्र वर्ग समाज में हमेशा उपेक्षित रहा। और शूद्रों में ही इतनी क्वालिटी, इतनी कई तरह के भेद थे कि उसमें भी कुछ जातियां ऐसी थी कि जिनको मानव के रूप में उनको कभी देखा ही नहीं गया, यानी उनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया इस समाज ने। तो ऐसी स्थिति में क्या था कि समानता की बात अगर कर रहा है तो निश्चित रूप से उन सारे विभेदों को हटाने की बात कर रहा है, उन सारे विभेदों को दूर करने की बात कर रहा है, जिन विभेदों को
हमने ऐतिहासिक रूप से आजादी से पहले तक देखा था। तो संविधान आने के बाद एक बहुत बड़ी बात ये थी, विशिष्ट लक्षण क्या था कि जिन चीजों को, जिन बातों को, जिन असमानताओं को हम कई हजार साल से ढो रहे थे, और संविधान आते ही हम उसकी बात करें समानता की, तो अपने आप विशिष्ट लक्षण हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये कहता है कि हम यानी सरकारी प्रतिष्ठानों में, सरकार, संविधान का मतलब सरकार का काम, सरकार उसके कार्य हिसाब से चलता है। तो संविधान कहता है कि किसी व्यक्ति के साथ उसके मूल वंश, उसकी जाति, उसके धर्म, उसके जन्म स्थान, उसके लिंग के अनुसार हम कोई भेद नहीं करेंगे, बल्कि उन सब स्थितियों को किनारे कर इस व्यक्ति को सिर्फ व्यक्ति समझेंगे, उसके साथ हमेशा समानता की बात करेंगे, समान अवसर प्रदान करेंगे, समान रूप से सभी देश के अंदर वो रह सकता है, देश के अंदर समान रूप से अपने हर गतिविधियों को वह कर सकता है। यह समानता की बात करना भी भारत के संविधान के विशिष्ट लक्षण है। क्यों? क्योंकि यह इसलिए लक्षण है, कितना सबसे सामान्य शब्द लगता है समानता की बात करना, लेकिन यह अगर इसके इतिहास पर बात किया जाए तो यह कई हजार सालों का परिणाम था समानता पर बात करना। तो निश्चित रूप से यह भारत के संविधान को एक विशिष्ट लक्षण प्रदान करता है, समानता की बात करना। दूसरा चीज है, एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पॉइंट इसमें आता है कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों का संबंध। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य का संबंध क्या है? अब आप देखेंगे कि मौलिक जब संविधान का निर्माण हुआ मूल रूप से, उस समय मूल कर्तव्य का जिक्र तो था नहीं, मूल अधिकार तो था उस समय हमारे यहाँ। अब क्या हुआ कि मूल कर्तव्य का संबंध का मतलब हुआ कि यह मौलिक कर्तव्य 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इसको पूरा अनुच्छेद 51 का पूरा एक अध्याय बना और 11 मूल कर्तव्यों का जिक्र उसमें है इस समय। अब देखिए कि इन दोनों में संबंध क्या है। एक तरफ क्या है कि यह तो ऐसा है, मूल कर्तव्य का अधिकार क्या है कि यह राज्य के प्रकृति के विरोध में है। अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो आप क्या करेंगे? सीधे न्यायपालिका में जाएंगे, चाहे राज्य के खिलाफ जाए, चाहे किसी व्यक्ति के या किसी संस्था के खिलाफ जाए। लेकिन मूल कर्तव्य के संबंध में ऐसा कोई भी कहीं न्यायपालिका में जाने का जिक्र नहीं मिलता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि दोनों में संबंध क्या है। एक संबंध क्या है कि मूल अधिकार की प्रकृति नकारात्मक है राज्यों के लिए, लेकिन मूल कर्तव्य क्या है? यह सकारात्मक है। क्यों सकारात्मक है? यह एक निर्देश है व्यक्तियों को कि जो मूल अधिकार की डिमांड करते हैं उनके लिए कि आपको मूल कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। अब इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि शुरुआत में जब मूल कर्तव्य था तो उसमें आया तो इतना उसका संबंध को लेकर कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन बात कब हुई कि जब मूल कर्तव्यों को मूल अधिकार के साथ जोड़ा जाने लगा कि अगर किसी व्यक्ति को मूल अधिकार का संरक्षण चाहिए, कोई व्यक्ति मूल अधिकार के लिए न्यायपालिका में जा रहा है तो निश्चित रूप से वह निश्चित करता है कि ये व्यक्ति अगर मूल कर्तव्यों का पालन कर जा रहा है तभी उसको मूल अधिकार के रूप में न्यायपालिका संरक्षण देती है। नहीं, अगर वो व्यक्ति मूल कर्तव्य जो भारत के संविधान में 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं, अगर वो सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचा कर जा रहा है, राष्ट्र की एकता अखंडता की दुहाई न देकर उसके खिलाफ कोई बात कर रहा है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर जा रहा है, और उसके बाद अगर वो कह रहा है कि हमें मूल अधिकार का संरक्षण चाहिए, तो निश्चित रूप से न्यायपालिका वो संरक्षण इनको देने से इनकार कर सकती है, क्योंकि ये संबंध है दोनों में कि दोनों अब अगर कहा जाए कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के साथ जोड़कर देखा जाने लगा है, यह इसके संबंध है। ये भारत के संविधान का विशिष्ट लक्षण यह भी एक है। इंपॉर्टेंट और सबसे अंतिम बिंदु को लेकर मैं इसलिए इसको आया हूं कि सार्वजनिक मताधिकार का मतलब क्या होगा। जब मताधिकार की बात हो रही थी तो उस समय कोई भी भारत के कांग्रेस के बड़े नेताओं का मत था कि सभी व्यक्तियों को मत देने का कोई मतलब नहीं है। अगर सभी व्यक्तियों को मत दे देंगे, मत का अधिकार दे देंगे, तो फिर सभी व्यक्ति और संभ्रांत व्यक्तियों में अंतर क्या रह जाएगा। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि भारत में विशिष्ट लोग बहुत ज्यादा थे। विशिष्ट लोग थे कम, लेकिन भारत की पूरी व्यवस्था पर उनका एक अधिकार टाइप, मोनोपोली टाइप था। अब देखिए
कि भारत में पढ़े लिखे लोग कितने रहे होंगे, बहुत कम, क्योंकि उस समय पढ़ाई लिखाई का बहुत क्रेज था ही नहीं। धनी लोग रहे, पैसे वाले संपत्तिशील रहे, कुछ रजवाड़े के लोग रहे, तो लोगों का मत था कि हम जो विशिष्ट लोग हैं उनको हमें ज्यादा वोट दिया जाए, या तो सिर्फ उन्हीं को वोट दिया जाए, उन्हीं को वोट दिया जाए। लेकिन इस वोट वाली कहानी में भी बड़ा दिलचस्प है कि डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका यहाँ पर भी है कि जब इनसे पूछा गया कि डॉक्टर अंबेडकर आप क्या चाहते हैं, किनको मत देना चाहिए, किस स्थिति पर देना चाहिए, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि देखिए, अगर मैं मत देने की बात करता हूं तो एक ही चीज है जो लगातार बढ़ती है, वो है उम्र। तो उम्र की लगातार बढ़ने के कारण व्यक्तियों को मत देने की जो क्राइटेरिया बने उसमें उस व्यक्ति की उम्र रखी जाए, उम्र देखी जाए, एक उम्र निर्धारित कर दी जाए, उस उम्र के निर्धारण के बाद वो व्यक्ति मत देने लायक अपने आप हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि अंबेडकर ने पूरा खारिज किसको किया, संपत्ति वालों को। क्या किया, कहा कि जो संपत्तिशील है इनको खारिज किया, जो शिक्षित हैं उनको खारिज किया, जो राजा हैं या रजवाड़े हैं उनको खारिज किया, जो समाज के विशिष्ट लोग हैं उनको खारिज किया। तो कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मत देने की जो क्राइटेरिया होगी वो क्या होगी, न तो संपत्ति वाले को होगी, न तो शिक्षित, न तो रजवाड़ा, न तो विशिष्ट। क्या होगा कि सभी चीजों को किनारे कर हम एक उम्र निर्धारित करते हैं कि शुरुआती दौर में आपने देखा कि भारत में मताधिकार की जो उम्र थी वो कितनी थी, 21 वर्ष थी। लेकिन शुरुआत संविधान में राजनीतिक अधिकारों के लिए, राजनीतिक लोकतंत्र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो था वो यही था कि सार्वजनिक मताधिकार। अब ये दूसरे देशों के संविधान में डायरेक्ट हमें नहीं देखने को मिलता कि संविधान के निर्माण के समय सबको ये सब बातें कर दिया गया हो, लेकिन भारत के संविधान के निर्माताओं ने चूंकि इस चीज को महसूस किया था कि यही एक ऐसा हथियार है जिसमें भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए बहुत जरूरी था कि कम से कम सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार मिल जाए और सभी के मत की वैल्यू भी बराबर हो। ऐसा नहीं है कि सबको वोट की वैल्यू, वोट का अधिकार मिल गया और भारत में जो संभ्रांत लोग हैं उनके एक वोट डालने से 10 वोट की वैल्यू निकलती हो। जैसे हमने देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि वोटर्स तो हमारे यहाँ कम है, 4000 कुछ के आसपास है, और लेकिन जब वोट की संख्या होती है तो 10 लाख से ऊपर हो जाती है। इसका मतलब 4000 लोग मिलकर 10 लाख वोट की वैल्यू रखते हैं। तो वो वैल्यू नहीं चाहिए था। अगर नहीं, इस चुनाव में हमें क्या करना है, सार्वजनिक मताधिकार रखना है। सभी व्यक्ति एक वोट बराबर के मामला होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ था। या बाद में फिर हमें 61वें संविधान संशोधन से यह 21 वर्ष की जो उम्र है इसको हम 18 वर्ष कर दिए। इसका मतलब कि 18 वर्ष का हर व्यक्ति, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, ये सारे व्यक्ति जो है, यह व्यक्ति भारत में किसी भी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए यानी मत देने के अधिकारी हो जाते हैं। यह भी भारत के संविधान का एक विशिष्ट लक्षण है। एक और लक्षण की मैं बात कर लेता हूं, अगर ऊपर इसको रखा जाए, वो है कि यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, यह भी एक लक्षण हो सकता है भी कि भारत में जब संविधान बना तो न्यायपालिका के ऊपर कोई दबाव नहीं था और कहा गया कि भारत की न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र होगी, वो अपने आप ये देखेगी, क्योंकि भारत में न्यायपालिका का काम था संविधान की रक्षा करना। वो संविधान के रक्षक के रूप में था कि संविधान के अतिक्रमण होने पर न्यायपालिका सक्रिय हो जाती थी कि हमें क्या करना है कि संविधान का एक एक उपबंध देखना है, एक एक अनुच्छेद देखना है कि इसके खिलाफ अगर कोई विधायन बनता है, इसके खिलाफ कोई कार्यपालिका कार्रवाई होती है तो न्यायपालिका उस पर आक्षेप कर सकता था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि संविधान का आप अतिक्रमण कर रहे हैं। तो स्वतंत्र थी क्योंकि उसके ऊपर न तो विधायिका का दबाव था न तो न्यायपालिका का दबाव था। हालांकि वर्तमान परिवेश में अगर देखें तो जिस हम निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, जिस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं इन स्वतंत्रता निष्पक्षता का जो हमारा सिद्धांत था, ये न्यायपालिकाएं जो है कुछ आगे बढ़कर उन सिद्धांतों को नकारने का काम की है। लेकिन चूंकि संवैधानिक पक्षों पर, संवैधानिक पहलुओं पर हमें आलोचना से बचना चाहिए, चाहे वो मेंस का क्वेश्चन हो, चाहे ऑब्जेक्टिव में तो चूंकि बिल्कुल स्पष्ट विकल्प होता है, लेकिन मेंस के उत्तर लिखते समय ऐसी किसी भी धारणाओं से बचने का प्रयास करना चाहिए हमें कि जो संविधान के खिलाफ हमें कोई टिप्पणी करने को कहता हो। तो ध्यान रखना हमें
लेकिन जब ये न्यायपालिका की बात करूंगा तो न्यायपालिका के अपने बहुत से आयाम हैं। हम कुछ व्यवहारिक पक्षों पर बात करेंगे, हम PIL पर बात करेंगे, इसके अधिकारों पर बात करेंगे। तो निश्चित रूप से जो बातें अभी मैं करना चाह रहा था, इसके यह अध्याय उसके लिए उपयुक्त नहीं है। उस अध्याय में, न्यायपालिका के अध्याय में हम क्या करेंगे, इसके सैद्धांतिक पक्षों के साथ साथ इसके व्यवहारिक पक्षों पर भी हम चर्चा कर लेंगे, ताकि हम धरातल पर न्यायपालिका क्या काम कर रही है इसको भी समझ पाए, सैद्धांतिक रूप से न्यायपालिका का क्या काम है उसको हम देख पाएंगे। अब इतने लक्षण हमारे संविधान के विशिष्ट लक्षणों में शामिल है। अगर आप समझ पाए होंगे तो मुझे लगता है कि भारत का संविधान को जो लोग आक्षेप लगाते हैं कि भारत का संविधान उधार का कटोरा है, उधार का थैला है, तो ये सब समझने के बाद आप निश्चित रूप से उसके प्रश्न का जवाब दे पाएंगे कि कोई उधार नहीं है। हम विशेष किसी देश के बहुत से देशों के, विभिन्न देशों के संविधानों के विशिष्टताओं को लेकर भारत के संविधान में शामिल किए गए हैं। ये हमारी विशेषता है, ये हमारे संविधान की विशेषता है, न कि ये उधार का थैला है, न कि ये उधार का कटोरा है। तो जैसे अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं, UPSC में मेंस में GS के क्वेश्चन एक बार पूछा था कि भारत का संविधान उधार का कटोरा है और उधार का थैला है, इस पर टिप्पणी लिखें। तो ऐसे प्रश्नों को करते समय हमें बड़ा आनंद का अनुभव करना चाहिए कि जो प्रश्न पूछा है वो क्या पूछना चाहता है, क्या चेक करना चाहता है। वो चाहता है यह पूछना कि आप भारत के संविधान के विशिष्ट लक्षणों को समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। और आप समझ पाते हैं तो निश्चित रूप से ये जो पहला बिंदु हमने बताया था विभिन्न स्रोत का, यहीं से इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, क्योंकि उसी में है कि हमने अमेरिका से क्या लिया, ब्रिटेन से क्या लिया, आयरलैंड से क्या लिया, जर्मनी से क्या लिया, रूस से क्या लिया। वहीं पर इसका जवाब छुपा हुआ है कि हमने उन संविधानों की सबसे विशेष बात को लिया, सबसे विशेष बात को लिया। और उधार का थैला क्या हुआ, हम उनसे मांगे नहीं, हमने उनके संविधान को पढ़ा, हमें अच्छा लगा, हमने ग्रहण किया और अपने संविधान में डाल दिया। क्यों डाला? क्योंकि इसका जो हमारा भविष्यकालीन जो इसको लेकर जो हमारा मोटो था वो बहुत सही था, हमारा जो साध्य था वो बड़ा उपयुक्त था, बड़ा पवित्र था, क्योंकि हम चाहते थे इन माध्यमों से भारत का संविधान एक अच्छे स्थिति में पहुंचे, भारत की नई नई लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक मजबूती आधार दे। इसीलिए भारत के संविधान में विभिन्न देशों के संविधान से कुछ विशेष बातों को लेकर शामिल किया गया था। यह पूरा अध्याय संविधान के विशिष्ट लक्षणों पर आधारित था। मुझे विश्वास है कि पूरी संकल्पना को आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। अगर थोड़ी भी कहीं दिक्कत आती हो तो निश्चित रूप से आप वीडियो के लिंक में या वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं हमें कि अगर कोई चीज़ ऐसी लगे कि आपको समझ में नहीं आ रही हो, निश्चित रूप से आप उस पर लिखिएगा। आने वाले भविष्य में उन समस्याओं पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे ताकि उन समस्याओं का हम समाधान कर पाए। चलिए इस अध्याय को बंद करते हैं। अगले अध्याय में जब हम चर्चा करेंगे तो भारत के संघीय ढांचे को लेकर बात करेंगे, या भारत का राज्य क्षेत्र है, इन दोनों को एक साथ मिलाकर एक लंबा वीडियो बनाएंगे, उस पर लेकर बात किया जाएगा। चलिए आप सभी पहल के पेज के उन विद्यार्थियों का ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आभार। इसी के साथ इस क्लास को हम बंद करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।